आज राजनीति के राजा बाबू से आपकी मुलाकात करवाता हूं। राजा बाबू मतलब समझे कि नहीं? नहीं समझे? बहुत पुरानी फिल्म है, एक झलक दिखा देता हूं। देखिए, ये फिल्म जो है ना, ये गोविंदा की फिल्म है। इसमें उनका नाम जो है राजा बाबू है और ये कई किरदार में नजर आते हैं। कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं, इंस्पेक्टर बन जाते हैं और कभी नेता बन जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में वो एक अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा है। अब राजनीति के ये जो राजा बाबू है ना, वो और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल हैं। और इस राजा बाबू के कैरेक्टर को अगर आपको देखना है, राजनीति के इस राजा बाबू को, तो आपको विधानसभा के विशेष सत्र में चलना पड़ेगा। वहीं पर आपको इनका सारा कैरेक्टर नजर आएगा। और इस कैरेक्टर में ये कभी जज बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं, कभी इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कभी लोकपाल बन जाते हैं, कभी एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। अब मैं आपको आज इस वीडियो में इसी राजा बाबू के अलग अलग कैरेक्टर को दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। राजनीति के ये राजा बाबू इस समय एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। शराब घोटाले में इनकी पूरी राजनीति फंस गई है। अब रोज रोज झूठ बोलकर जब ये काम नहीं चला तो इन्होंने एक पुराना हथियार चल दिया है, पुराना दांव चला है और इस्तेमाल किया है। और क्या किया है आप देखिए, इन्होंने एक बार फिर से विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी बुला सकता है, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसकी एक विशेष वजह है। चाहते थे कि ये खबर दिखे मीडिया में, टीवी में, लेकिन आपको पता है कि इसी दिन बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ गई, ऊपर से गुलाम नबी आज़ाद की भी खबर आ गई, तो ये खबर दब गई। लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं दोस्तों, कि राजा बाबू की राजनीति जब जनता के सामने बेनकाब हो जाती है तो फिर ये कोशिश होती है कि विधानसभा की चार दीवारी के अंदर वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करें। और ये हमला इसलिए करते हैं ना, ताकि बाहर में तो बहुत सारे कानूनी पेच फंस जाते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर उन्हें इस बात से छूट मिल जाती है। और ये सिलसिला 2014 से जारी है, जब शराब घोटाले में उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया फंस गए, तब ये विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, याद रखिएगा। और इस विधानसभा सत्र में क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले जो फ्रेम कई सारे अभी दिखाए ना मैंने आपको, राष्ट्रवादी चोला उतार कर पहन लिया और इसके बाद विधानसभा के बंद दरवाजों के पीछे से सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने लगे। जरा खुद सुनिए। ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, सारों ने इकट्ठा होकर ये षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रच के सबसे पहला काम इन्होंने किया, मनीष सिसोदिया के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया। इसके बाद इस राजा बाबू ने जो राष्ट्रवादी चोला है ना, वो उतार दिया और फिर न्यायाधीश का चोला पहन लिया। और एक झटके में इन्होंने क्या किया, ये भी समझना जरूरी है। इन्होंने जो शराब घोटाले में आरोपी है ना, इनके डिप्टी मनीष सिसोदिया, उनको क्लीन चिट दे दी। आप खुद सुनिए। कोई घोटाला नहीं हुआ, सबसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन झूठ बोलना तो दोस्तों कोई केजरीवाल से सीखे। अब ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, ये तो गंभीर आरोप है ना। वो इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये इतनी ही ट्रांसपेरेंट नीति थी, अगर आपकी नीति इतनी अच्छी थी, तो फिर जब आप पर आरोप लगे तो आपने क्यों ये नीति वापस ले ली? आप सबने भी ये खबर देखी होगी ना कि केजरीवाल ने अपनी शराब नीति जो पुरानी है उसको वापस ले ली और नहीं, मतलब फिर से वही नीति लागू कर दी जो पहले से चला आ रहा था। और इसी शराब नीति पर ये पीठ थपथपा रहे थे मनीष सिसोदिया का। इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जहां राजनीति के राजा बाबू झूठ बोलकर अपने मनीष सिसोदिया को बचा रहे हैं, वहीं इस फिल्म में एक और किरदार था, आपको याद है, नंदू, जो माहौल बनाने का काम करता था राजा बाबू के लिए। नंदू सबका बंधु। और इस नंदू के किरदार को मनीष सिसोदिया ने अपना लिया और उन्होंने क्या किया आप देखिए। विधानसभा के अंदर मनीष सिसोदिया ने नंदू के किरदार में माहौल बनाते हुए सीधे केजरीवाल को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। जरा सुनिए आप। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी
प्रधानमंत्री होते देश के और मैं किसी दूसरी पार्टी का शिक्षा मंत्री किसी राज्य में होता तो यकीनन अरविंद केजरीवाल जी बुला के गले लगाते, प्यार से बिठाते, पूछते कैसे कर रहे हो, बोलते कि हमें भी और राज्यों में भी करना है, हमारी कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी करना है, ये करते अरविंद केजरीवाल जी। दोस्तों, वैसे ये पहला मामला नहीं है जब केजरीवाल जी ने अपनी राजा बाबू वाली राजनीति चमकाने के लिए विधानसभा के विशेष सत्र का इस्तेमाल किया हो। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विशेष सत्र बुलाने में तो रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ये क्यों कह रहा हूं, ये आप रिपोर्ट देखिए। 15 साल में शीला दीक्षित ने 3 बार विशेष सत्र बुलाया था और शीला दीक्षित के काम को आज भी दिल्ली वाले याद करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने मात्र 3 सालों में, शुरू के 3 सालों में 10 बार विशेष सत्र बुला लिया और अब के रिकॉर्ड अगर जोड़ दें तो न जाने कितनी बार। और अब आपको मैं एक एक करके कुछ विशेष सत्र दिखाता हूं। 2017 में इन्होंने विशेष सत्र सिर्फ इसलिए बुला लिया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और याद कीजिए 2017 में क्या हुआ था, जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, बाकी राज्यों में चुनाव हुए थे ना, तो केजरीवाल को 0 सीट मिली थी अधिकांश जगहों पे, बुरी तरह से हार गए थे। और अपनी हार की झेप मिटाने के लिए इस शख्स ने क्या किया कि भाजपा की जीत को झूठा साबित करने के लिए विधानसभा के अंदर ईवीएम हैकिंग का पूरा नाटक दिखाया था। आप देखिए कितनी बड़ी चीज की थी इन्होंने। आप देख लीजिए एक छोटा सा हिस्सा, जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। यह है स्थिति। सोचिए, विधानसभा के अंदर ईवीएम हैकिंग करके दिखाया जा रहा है, जो सच नहीं है, क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं अपने चुनाव आयोग पर। और याद रखिए उस समय सारे अखबारों ने, सारे मीडिया वालों ने ढोल बजा बजाकर इसे पब्लिश किया था। और यहां पर केजरीवाल जो है वो वैज्ञानिक बन गए थे। लेकिन हकीकत क्या हुई? हकीकत ये थी कि चुनाव आयोग ने इस पूरी की पूरी चीज को जो दिखाया गया ना, उसे फर्जी करार दिया गया था। और याद रखिए, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ईवीएम की बात हो रही है ना, साल 2022 चल रहा है, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई। अब आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने चुप्पी साध ली। केजरीवाल ने विशेष सत्र नहीं बुलाया जो 2017 में बुलाया था। जब आपको पंजाब में हार मिली तो आपने ईवीएम हैकिंग करके पूरा नौटंकी किया था। और अब जब 2022 में आप पंजाब में जीत गए तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या किया, ये सुन लीजिए। इस साल की शुरुआत में कश्मीर फाइल्स पर पंडितों के दर्द पर झूठ बोलकर बेनकाब हो गए, फंस गए। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, विधानसभा का सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बोला। क्या क्या बोला, आपको एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूं, आप सुनिए। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं। तो ये समझ लीजिए कि केजरीवाल जी विधानसभा का सत्र, जो विशेष सत्र बुलाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए बुलाते हैं। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 2020 में विधानसभा का विशेष सत्र सिर्फ इसलिए बुलाया गया ताकि देश के संविधान का अपमान किया जा सके। अब ये क्यों कह रहा हूं, इस विशेष सत्र में केजरीवाल ने जो 3 कृषि कानून है उसको विधानसभा के अंदर फाड़ कर फेंक दिया। यहां पर राजा बाबू क्रांतिकारी बन गए। थोड़ा सा हिस्सा आप ये देख लीजिए। ये 3 कानूनों को मैं सदन के सामने, अब 2020 में उन्होंने एनपीआर और एनआरसी को लेकर के फिर से एक बार विशेष सत्र बुलाया। दिल्ली में कुछ अच्छा काम करना हो तो इनकी याद नहीं आती, इसका कोई ख्याल नहीं आता। लेकिन केंद्रीय कानून जिस पर भारत सरकार को काम करना है, उसके लिए एनपीआर एनआरसी पर इन्होंने फिर से मोदी के खिलाफ जहर उगलने के लिए विशेष सत्र बुलाया। और यहां पर राजा बाबू एक्टिविस्ट बन गए। आप ये भी देख लीजिए। मैं सोच रहा था दिल्ली में 40 लाख पूर्वांचली रहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए 40 लाख लोग हैं। अब ये सारे लोग अपने गांव में जाके कागज बनवाने जाएंगे, और कौन कागज बना के देगा? और एक बार तो राजा बाबू विधानसभा में मुख्यमंत्री का चोला उतार दिया
और एकदम ठेठ नेता बन गए और सीधे लोगों से वोट मांगने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि भाई वोट कहाँ मांगते हैं, वोट तो जनता से मांगते हैं ना। ये विधानसभा में मांग रहे थे, आप देख लीजिए। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि 1 साल के बाद चुनाव हैं, अब बस बहुत हो गया। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना कोई विशेष बात है, बल्कि उनके प्रोपेगेंडा का एक हथियार है और ये उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं और शुरू से करते रहे। आप ये रिपोर्ट देखिए, अगर किसी ने उन पर हमला कर दिया तो वो विशेष सत्र बुलाते हैं, कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाते। अरे भाई, कुछ कोई घटना हुई है तो उसकी जांच होगी, चेक किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करते। विशेष सत्र बुला लो और जितनी बात बोलनी है बोल दो। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं। जनता के बीच वाहवाही लूटने के लिए भी विशेष सत्र बुलाते हैं। जन लोकपाल विधेयक को 2013 में पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें कुछ पेच था। वो तो इन बातों का ख्याल थोड़ी रखते, होमवर्क थोड़ी करते हैं। कानूनी रोक के बाद यह सत्र विधानसभा जो है उसके भवन में ही हुआ। लेकिन याद रखिए, जब मैं जन लोकपाल की बात कह रहा हूं ना, आज तक हुआ कुछ नहीं है। भूल तो नहीं गए होंगे ना कि सरकार बनने के 15 दिन के अंदर हम कर देंगे। कुछ नहीं किया उन्होंने, आज भी उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं। 2015 के ही विशेष सत्र में प्रधानमंत्री मोदी पर जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया था, वैसी ही भाषा का उपयोग आज भी केजरीवाल कर रहे हैं। अब जब आप ये सुनेंगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है, विधानसभा के विशेष सत्र के लिए क्या कुछ करता है। आप ये बयान सुनिए। जो पार्टी हमारी बात ना माने, 2018 तक उनको कुचल दो, सारी पार्टियों को। ये सीबीआई को इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। साथियों, केजरीवाल की राजा बाबू वाली राजनीति किसी धारावाहिक की तरह, किसी फिल्म की तरह कुछ समय के लिए जनता का मनोरंजन तो कर सकती है, लेकिन वास्तव में वो देश और समाज की दशा और दिशा नहीं बदल सकती। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए विधानसभा के भवन का प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की राजनीति जनता की सोच को सिर्फ बौना और कमज़ोर ही बनाती है। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे साथियों निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर देखें, लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि जिस मिशन के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं, उसमें आपकी भागीदारी, आपका सहयोग भी बहुत बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक शेयर ज़रूर करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। नमस्ते।